हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर। पंचनामा में आपको बताएंगे कैसे कंगना के बयानों के बाद अब उस पर विवाद और बढ़ गया है। बिल्कुल आदर्श, उधर सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने उल्टे सुशांत की बहनों पर ही आरोप मढ़ दिया। इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए आज बिहार में नीतीश कुमार ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, साथ ही कैसे उन्होंने लालू पर वार किया है ये आपको हम आगे दिखाएंगे। बिल्कुल शिखा, इसके साथ ही आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज की वो खबर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया है। तो चलिए शगुन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचनामा में सबसे पहले बड़ी खबर, चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर फिर से अपना दावा जताने की कोशिश की है। पैंगोंग लेक पर मुंह खाने के बाद भी चीन ने साफ कर दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है। एक बार फिर हिमाकत चीन की देखिए। पूरी दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन एक बार फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आया है। देखिए चीन ने किस तरीके की हिमाकत दिखाई है एक बार फिर। पैंगोंग लेक पर मुंह खाने के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को विदेश मंत्रालय ने दिए एक बयान में भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। चीन ने कभी भी कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। वो चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और हमारे पास अभी तक भारत के उस संदेश का कोई जवाब नहीं है जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में लापता हुए 5 भारतीयों के बारे में पूछा है। खबरों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को चीनी सेना ने एलएसी पर बंधक बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 युवा जंगल में शिकार करने गए थे, जिनमें से 5 को चीनी सेना ने बंधक बना लिया। चीनी सेना से बचकर निकले 2 युवकों ने ये पूरी घटना बताई। इसको लेकर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारतीय सेना ने चीनी आर्मी से इस बारे में पूछा है। भारतीय सेना ने चीनी आर्मी को हॉटलाइन मैसेज भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी है। अगली खबर भी चीन की चालबाजी से ही जुड़ी हुई है। चीन एक के बाद एक बदतमीजियां करता जा रहा है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। शव यात्रा में उमड़ी सैकड़ों तिब्बती शरणार्थियों की भीड़। अंतिम संस्कार के समय चीन विरोधी पोस्टर भी दिखे। अंतिम संस्कार में बीजेपी नेता राम माधव भी पहुंचे। शहीद नीमा टेंजिन की शहादत पर श्रद्धांजलि हम समर्पित करते हैं। 29-30 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप पर चढ़ाई के दौरान लैंडमाइन ब्लास्ट में नियमा तेंजिन शहीद हुए थे। इसमें उनके साथी कमांडो तेंजिंग लिंगडो भी घायल हो गए थे। अंतिम संस्कार से पहले शहीद नियमा तेंजिन की शव यात्रा पूरे शहर में निकाली गई। इसमें सैकड़ों की तादाद में तिब्बती शरणार्थियों ने हिस्सा लिया। और बिल्कुल जिस तरीके से चीन है कि सुधरने को तैयार नहीं है, एक के बाद एक हिमाकत वो करते जा रहा है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली खबर आपको एसएसएफ के शहीद जवान की दिखा देते हैं। देखिए चीन के खिलाफ हमारी सेना कैसे तैयार है। थल सेना प्रमुख ने एलएसी की सुरक्षा करने वाली त्रिशूल डिवीजन की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सैनिकों के रहने खाने से लेकर दूसरी चीजों का भी जायजा लिया, ताकि सैनिक सर्दी के मौसम में इन ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात रह सकें। अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख में बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पहले लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी एलएसी पर 20,000 सैनिक तैनात थे। अब करीब 40 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। सर्दियों के लिए खास कपड़े, राशन और बैरक बनाए जाने हैं। हर सैनिक पर 1 लाख के खर्च का अनुमान है। पूर्वी लद्दाख का पूरा इलाका यानी लेह से कारू, चांगला पास, दुर्बुक, गलवान, बुर्त से डेप्सांग प्लेन, डीबीओ, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, फिंगर एरिया, थाकुंग, चुशुल, रेंजरगला, रेचिनला सभी इलाके 14,000 फीट से 18,000 फीट पर हैं। -40 तापमान में आर्टिक टेंट या बैरक की जरूरत होगी। अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5, 4, 3, 2, 1, now +1, +2 and counting out। भारत आज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम रेंज से आज सुबह 11:03 पर इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन भी ये तकनीक तैयार कर चुके हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में किया जाता है।
अब उम्मीद है कि भारत अब अगले 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा होती है। भारत में तैयार होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें देश में तैयार की गई स्क्रैमजेट प्रपल्सन सिस्टम से लैस होंगी। इस तकनीक का काफी कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च करने में भी इस्तेमाल होगा। अगली खबर का रुख करते और बात करते हैं सुशांत केस की। अब रिया चक्रवर्ती से एनसीबी आज भी पूछताछ कर रही है। रिया ने पूछताछ में खुद को पाक साफ बताया, लेकिन सुशांत की बहनों पर उल्टा आरोप लगा दिया। आज एनसीबी का रिया से पूछताछ का दूसरा दिन है। एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जब कल एनसीबी दफ्तर में जब भाई शौविक से रिया का सामना हुआ तो रिया फूट फूट कर रोने लगी। सिर्फ रिया ही नहीं, रिया का भाई शौविक भी रो पड़ा। रिया के रोने की वजह से कल ज्यादा पूछताछ भी नहीं हुई। बड़ी बात यह है कि अभी तक की पूछताछ में रिया ड्रग्स कनेक्शन में खुद को पाक साफ बताने में जुटी है। रिया ने सफाई दी है कि उसने कभी ड्रग्स या बर्ड्स नहीं लिए। दीपेश ने जब भी फोन किया सुशांत के लिए किया। सुशांत को बर्ड्स की जरूरत होती थी। ड्रग्स सुशांत और उसके दोस्तों के लिए आता था। शौविक के जरिए बासित 5 बार मिला था। शौविक से मिलने बासित घर आया करता था। सैमुअल ने भी जो ड्रग्स लाए वो सुशांत के लिए थे। रिया से पूछताछ अभी जारी है। आज दूसरे आरोपियों के साथ आमने सामने रिया से पूछताछ हो रही है। आज दीपेश, सैमुअल और शौविक को रिया के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। आमने सामने की पूछताछ में जवाब देना रिया के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर रिया के जवाब में एनसीबी संतुष्ट नहीं होती तो आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, कुल मिलाकर के शगुन सुशांत केस में बुरी तरह से घिर चुकी रिया चक्रवर्ती ने अब अपने बचाव में यह हथकंडा अपनाया है। रिया ने अब सुशांत की बहन प्रियंका सिंह को ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में आज शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत में उसने सुशांत की बहन प्रियंका पर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं। बिना देखे डॉक्टर ने सुशांत को दवा की सलाह कैसे दी? 8 जून को सुशांत मुंबई में थे, फिर दिल्ली का मरीज कैसे बताया? बिना देखे जो दवा दी वो कानून का उल्लंघन है। प्रियंका की बताई दवा लेने के 5 दिन बाद सुशांत की मौत। बिना दिखाए दवा लेने से रोका तो सुशांत ने घर से जाने को कहा। जांच हो कि क्या दवा लेने की वजह से सुशांत की मौत हुई। बहन प्रियंका और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सुशांत के मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन में रिया की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस केस में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी पिछले 1 हफ्ते में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शौविक चक्रवर्ती के अलावा ड्रग्स पेडलर अब्दुल बासित और जैद विलात्रा पर भी एनसीबी का शिकंजा कस चुका है। तीनों 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर हैं। बासित शौविक का दोस्त है जो जैद से ड्रग्स लेकर शौविक को देता था। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी पर भी एनसीबी का शिकंजा कस चुका है। इसके अलावा गिरफ्तार हुए ड्रग्स पेडलर अब्बास अली, कर्ण अरोड़ा और कैजन इब्राहिम जमानत पर छूट गए हैं। तो चलिए, पंचनामा में आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स को लेकर कई बड़ी बातें बताई हैं। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि रिया ने ड्रग्स के मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का जो जवाब दिया है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। रिया ने एनसीबी अधिकारियों के सामने 3 बड़े कबूलनामे किए हैं। पहली कि वो अपने भाई शौविक और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स मंगाती थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो खुद भी ड्रग्स लेती थी और तीसरी बात ये कि शौविक के साथ वो खुद ड्रग्स पेडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेट कर रही थी। यही नहीं, रिया ने अपने भाई शौविक के साथ 15 मार्च को व्हाट्सएप पर हुई चैट की बात भी कबूल की है, जिसमें दोनों ड्रग्स की बात कर रहे थे। इस चैट में रिया कहती है कि वो दिन में 4 पीता है, इसलिए उसी हिसाब से प्लान करना है। जवाब में शौविक कहता है, और बट क्या उसे चाहिए? रिया कहती है, हाँ बट भी। शौविक कहता है, ठीक है, तो हम 5 ग्राम बट ला सकते हैं, इससे 20 सिगरेट बन सकती है। ड्रग्स के इस खेल में बराबर का भागीदार था सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। देखिए, बात जो है वो सुशांत केस से शुरू हुई थी, लेकिन अब कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। केंद्र सरकार ने कंगना को सुरक्षा दे दी है। गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। इस खबर के तुरंत बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी के आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद।
शिवसेना और कंगना की लड़ाई चल रही है। इसको लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कंगना ने भी मुंबई में अपनी जान को खतरा बताया था। अब समझिए कंगना को Y+ सुरक्षा मिली है, उसमें क्या होगा। Y+ श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। भारत में कहीं भी जाने पर सुरक्षा मिलेगी। जिस राज्य में जाएंगी सरकार को सुरक्षा देनी होगी। 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। घर पर और साथ में भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वर्तमान हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की मंशा भले ही कंगना को सुरक्षा प्रदान करने की रही हो, लेकिन इस सुरक्षा को भी बिहार चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को भुनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। तो कंगना का ट्वीट आपने देखा। कंगना के ट्वीट के थोड़ी ही देर में संजय राउत ने ट्वीट कर महिला सम्मान का राग छेड़ा। शिवसेना हिंदुत्व के महान आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज और महान महाराणा प्रताप की शिक्षा पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा दी है, लेकिन कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने एक महिला का अपमान किया है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आरोप लगाकर उन्होंने खुद ही मुंबई और हमारी देवी मुंबा देवी का अपमान किया है। शिवसेना महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखेगी। हमारे महान शिवसेना सुप्रीमो ने हमें यही सिखाया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कंगना को सुरक्षा मिलने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कंगना को गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी तो कांग्रेस और शिवसेना ने निशाना साधा। आज मैंने सुना है कि केंद्र में और हिमाचल प्रदेश ने कंगना जी को Y कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दर्ज की है। बार बार ध्यान देती रहेगी। तो मुझे रहता है कि अगर महाराष्ट्र में दाऊद के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलता है तो दाऊद को भी Z कैटेगरी या Y कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल अचरज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार है और शिवसेना के मुख्यमंत्री है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना की तुलना दाऊद इब्राहिम से की तो महाराष्ट्र के कांग्रेस कोटे के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कंगना पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप मढ़ दिया। महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास बताने वाली कंगना को Y का कल Z सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो भाजपा की पोपट है। पर महाराष्ट्र द्रोही कंगना रनौत Y सिक्योरिटी में घूमती है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्य स्थिति है और पूरे देश के लिए भी मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की स्थिति है। विजय वडेट्टीवार इतने पर नहीं रुके, वो कंगना के राजनीति में आने की भविष्यवाणी भी कर बैठे। उद्या या कंगना रनौत विधान परिषद राज्यसभेवर भारतीय जनता पक्षाच्या कडून त्या सभागृहात दिसतील यात नवल वाटायला नको। और देखिए, कंगना को Y+ सुरक्षा मिलने के बाद बीएमसी के अधिकारी उनके दफ्तर पहुंचे। कंगना ने ट्विटर पर बीएमसी अधिकारियों का ये वीडियो शेयर किया और बीएमसी पर उनकी प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ और कब्जे का आरोप लगाया है। कंगना ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये अधिकारी दफ्तर पहुंचे। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है। ये ट्वीट किया कंगना ने, जिसमें उन्होंने लिखा ये मुंबई मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल तक मेहनत करके कमाया है। मेरी जिंदगी में एक ही सपना था कि जब भी मैं फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो। ये ट्वीट किया कंगना ने और आगे उन्होंने लिखा है, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए। उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है, मेरे पड़ोसी को भी परेशान कर रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है कंगना की तरफ से और साथ ही उन्होंने लिखा कि वो अधिकारी कह रहे हैं कि वो जो मैडम है उनकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज डिजिटल निश्चय संवाद कर चुनावी बिगुल फूंका। नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद में आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। बोले अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हर घर को बिजली का जो हम लोगों ने रुका, अभी घर में बिजली आ गया, तब लालटेन का जरूरत नहीं है जी। अब बिजली तक घर घर में पहुंच गया। अब पहले लोग लालटेन और ढिबरी यही सब पर न रहता था, अब आजकल सबके घर में बिजली पहुंच गया, तो उसका समय ही खत्म हो गया। अब किसी को आवश्यकता ही नहीं रही है। नीतीश ने करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में बतौर मुख्यमंत्री अपनी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही लालू यादव की सरकार के समय पर निशाना भी साधा। क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना
और छप भी जाता है। कमाल है, सब लोगों को मालूम नहीं क्या सामूहिक क्या हो रहा था, नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी। अब आज क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए। और अब खबर यूपी से राजनीति की, जहां बीजेपी के सांसद और एक बाहुबली विधायक के बीच की लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद पर आ गई है। स्वाभिमान पर संकट आ जाएंगे तो मैं किसी अपराधी की तलाश नहीं करूंगा, स्वयं ठोक दूंगा। ये यूपी के बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं। वीरेंद्र सिंह के निशाने पर है भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। बलिया से पहले वीरेंद्र सिंह भदोही के ही सांसद थे। विजय मिश्रा से उनका पुराना झगड़ा है। विजय मिश्रा ने जेल जाने से पहले आरोप लगाया कि वीरेंद्र सिंह मस्त और कई ठाकुर नेता उनकी हत्या कराना चाहते हैं। भदोही के ज्ञानपुर से 4 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले विजय मिश्रा अपने एक रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में चित्रकूट की जेल में बंद है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हर पार्टी ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है। जाति विशेष के साथ हिंसा और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। आप सोचिए, जो उत्तर प्रदेश में 3 बार के विधायक रहे हों, वो अपनी जमीन इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से नहीं बचा पा रहे हैं, तो आम आदमी की जमीनें कैसे कब्जा हो रही हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुराग, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे तो नारे भी आएंगे। तो बिहार में नीतीश, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी ने चुनाव के लिए नारे जारी किए। 2020 के चुनाव के लिए नीतीश का नारा है न्याय के साथ तरक्की, नीतीश के बाद पक्की। नीतीश के नारे का मुकाबला करने के लिए तेजस्वी यादव का भी नारा सामने आया है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बात। इस नारे के साथ तेजस्वी बिहार में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। दूसरी तरफ जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नारा दिया है, बिहार पर भार है, नीतीश कुमार है। नारों की इस लड़ाई में एनडीए में शामिल हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। मांझी का नारा है फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। दरअसल मांझी का नारा एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के नारे का जवाब है। चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। देखिए, भारत में कोरोना के केस जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के केस 42 लाख के पार पहुंच गए हैं और इसी के साथ भारत अमेरिका के बाद कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा, जहां 41,37,000 केस हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन भारत में 90,802 से ज्यादा केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की जान गई और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के करीब पहुँच गया है। राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट 77% से ज्यादा है। कोरोना की वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए बुरी खबर आई है। जिनकी वैक्सीन छूट गई है उनमें वैसे ही लक्षण उभर रहे हैं जो कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में सामने आया है कि जिन बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है उनके शरीर पर लाल चकत्ते निकल रहे हैं। अमेरिका में 8,700 लोगों के बीच सर्वे किया गया। ग्लोबल सर्वे के मुताबिक केवल 3% लोगों को इस बात की जानकारी थी कि चिकन पॉक्स वाला वायरस लाल चकत्ते उभरने का कारण है। लाल चकत्ते उभरने से तेज बुखार, कमजोरी, दर्द जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। जुलाई में टेक्सास के रहने वाले 30 साल के युवक की इस वजह से मौत हो गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन बच्चों को चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगा है उन्हें तुरंत इसका बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। और चलिए बच्चों से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना संक्रमण में बार बार हाथ धोने की आदत बच्चों को बीमार कर सकती है। कोरोना से बचाव के लिए पूरी दुनिया में लोग साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना से बचाने वाले नियम बच्चों में एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी की शक्ल ले रहे हैं। ये बीमारी है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी काम को बार बार करते रहने की आदत या लत। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में ये पता चला है कि ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखी जा सकती है जो बार बार हाथ धोने या सफाई की आदतों को दोहरा रहे हैं। अब बच्चों को इस खतरनाक मानसिक बीमारी से बचाने का रास्ता भी जान लीजिए। बच्चों के केस में पेरेंट्स और अदरवाइज घर में कोई भी आपका लव्ड वन है उसका, तो उससे खुलकर बात करें। अगर लगता है कि उसके बावजूद ये लक्षण इतने हैं जो रह रहे हैं या जो व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, वो उस चीज को निकाल नहीं पा रहा, तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर। देखिए, देश में त्योहारों का सीजन आ रहा है, लेकिन त्योहारों की खुशी में कोरोना के खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी से ये खबर देखिए।
ये तस्वीरें उत्तरकाशी के जौनपुर ब्लॉक की हैं, जहां मक्खन होली खेली जा रही है। लेकिन नाग देवता के आगमन के अवसर पर मनाए जाने वाला ये त्योहार कोरोना को न्योता दे रहा है। मैं भगवान नागराजा से प्रार्थना करता हूँ कि इस कोविड-19 में जो है सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। कोरोना से बचाव के लिए नागराजा को तो काम दे दिया गया, लेकिन खुद अपना फर्ज नहीं निभाया। मक्खन होली में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी मौजूद थे और उत्सव में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते त्योहारों में 20 से ज्यादा लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगाई है। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जमावड़े पर भी रोक लगी है। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र नदी के कटान में बह गया। ये गोपालगंज के विश्वभरपुर गांव का आंगनवाड़ी केंद्र है, जो देखते ही देखते गंडक नदी के प्रचंड कटाव में समा गया। गोपालगंज में करीब 1 माह तक तबाही मचाने के बाद अब गंडक नदी का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन जलस्तर में कमी आने के बाद गंडक नदी तेजी से कटाव कर रही है। ये तस्वीरें बिहार के शासन और प्रशासन की अनदेखी की भी हैं। तेज कटाव के बावजूद गोपालगंज और आसपास के इलाकों में प्रशासन ने कटाव रोधी काम पूरे नहीं किए। गंडक के कटाव की वजह से हजारों एकड़ खेत तबाह हो गए हैं। गंडक नदी का कटाव अब सारण तटबंध की ओर बढ़ रहा है। दर्जनों गांवों पर कटाव से बड़ा खतरा है। आगे बढ़ते हैं और अब राजस्थान के नागौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बारिश हुई तो आसमान से पानी के साथ मुसीबत भी बरसी। ये नागौर का किला इलाका है। यहाँ की मुख्य सड़क कुछ घंटों की बारिश में झील में तब्दील हो गई। सड़क पर इतना पानी लगा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इसमें आधा डूबकर सड़क पार करने के लिए मजबूर है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी की वजह से शहर की मुख्य सड़क का ये हाल है। स्थानीयों का आरोप है कि नगर निगम ने समय रहते नालियों की सफाई नहीं कराई। बारिश के मौसम के बावजूद सड़कों की मरम्मत समय से नहीं हुई। सड़कों पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। और अगली खबर कोलकाता से है, जहां लगी भीषण आग ने करीब 25 परिवारों को बेघर कर दिया। ये भीषण आग कोलकाता के नारकेल डांगा में लगी है। ये इलाका झोपड़पट्टी है और आग की जद में आए करीब 25 मकान पूरी तरह खाक हो गए। हालांकि फायर विभाग का दावा है कि आग को 2 घंटे में ही काबू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भी मौके पर तुरंत पहुंची। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बंगाल के दमकल मंत्री सुजीत बोस भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों को पुनर्वास का वादा किया है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, कुशीनगर से, जहां एक हत्यारे को पुलिस के सामने ही खींचकर भीड़ ने उसके साथ मारपीट की। यूपी के कुशीनगर में पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग की घटना आज सुबह की है। जमीन पर पड़ा ये शव उस हत्यारे का है जिसने सुबह करीब 8 बजे एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस के पास से खींचकर हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के सामने उसकी एक न चली। अब पूरा मामला समझिए। कुशीनगर के रामपुर बंगरा के रहने वाले सुधीर सिंह की इस बदमाश ने 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। जब घटना की बात सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो हत्यारा घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग करने लगा। ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर हमलावर की घेराबंदी करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, हमलावर ने सरेंडर की कोशिश की, तभी भीड़ ने पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग कर दी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आज बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 आतंकी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के भूपेंद्र और कुलवंत सिंह हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद इन आतंकियों को पकड़ा है। इन दोनों आतंकियों की हिट लिस्ट में पंजाब और दिल्ली के कई बड़े नेता शामिल थे। इन आतंकियों के पास से 6 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अनलॉक 4 के तहत अब देश में आज से मेट्रो सेवा जो है वो शुरू हो गई है। इसके लिए सभी मेट्रो स्टेशनों पर संक्रमण से बचने के पूरे इंतजाम किए गए। पूरे एहतियात और सुरक्षा के साथ पहले चरण के लिए मेट्रो सेवा शुरू हुई। दिल्ली में 5 चरण में मेट्रो सेवा शुरू होगी। 9 सितंबर से ब्लू लाइन सेवा द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा और वैशाली के लिए शुरू होगी। ब्लू लाइन सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक चलेगी। इसके अलावा 9 सितंबर को पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलेगी। इसका समय भी सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक होगा। रेड लाइन सेवा 10 सितंबर से रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डे के लिए सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 8 तक चलेगी। 10 सितंबर को ग्रीन लाइन मेट्रो ब्रिगेडियर होशियार सिंह से कीर्ति नगर और इंद्रलोक के लिए चलेगी। समय सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक होगा। 10 सितंबर को ही वॉयलेट लाइन कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह तक चलेगी। समय सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक होगा। 11 सितंबर को मैजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन तक सुबह 7 से दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे से 10 बजे तक चलेगी।
11 सितंबर को ही ग्रे लाइन सेवा द्वारिका से नजफगढ़ तक चलेगी। वहीं 12 सितंबर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सेवा द्वारिका सेक्टर 21 तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलना भी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन टनल के इस्तेमाल को खतरनाक बताया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कल तक इसका इस्तेमाल बंद करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया जाएगा। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने ये माना कि इस तरह के टनल में होने वाला छिड़काव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। WHO ने भी सैनिटाइजेशन टनल को खतरनाक माना था। शुरुआत में सभी सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन टनल लगा था। आज सरकार की तरफ से बताया गया कि टनल का इस्तेमाल पहले ही लगभग बंद कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि विशेषज्ञों ने माना है कि इसमें से होकर गुजरने वाले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। और देखिए, जब एबीपी न्यूज खबर दिखाता है तो देश के प्रधानमंत्री भी उसे न सिर्फ देखते हैं बल्कि सराहते भी हैं। आज सुबह नमस्ते भारत में बिहार के सीतामढ़ी की प्रेरणा देने वाली खबर दिखाई थी। अब उसे पीएम मोदी ने भी सराहा है। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज की इस खबर को न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि युवाओं को इस खबर से प्रेरणा मिलेगी ऐसी उम्मीद भी जताई। अब आपको दिखाते हैं कि देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाली ये खबर कौन सी है। ये लहलहाते खेत बिहार में सीतामढ़ी के बरखी गांव में जिज्ञासु सिंह के हैं। जिज्ञासु सिंह 2016 तक रांची की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पिता की तबीयत खराब होने के बाद वो गांव लौटे और केले और धान की खेती करने लगे। जिज्ञासु ने सरकार की कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाली स्प्रिंकलर और कृत्रिम बारिश कराने वाली मशीन ली और उसका इस्तेमाल खेती करने में कर रहे हैं। जिज्ञासु ने बताया कि सरकारी योजना के तहत 90% सब्सिडी मिली है। इसकी जो लागत आती है वो लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास में आती है।